यहाँ पे गर्मी का मौसम आने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मौसम आता है एसी की सर्विस कराने का। एंड यहाँ पे वेट सर्विस पे तो कई लोगों ने बात की, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राई सर्विस के बारे में, जिस पे ज़्यादा कोई बात नहीं करता है एंड ये काइंड ऑफ डिजर्व भी करता है। पर क्या इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ ड्राई सर्विस की प्रोसेस के बारे में बात करूँगा? तो यार ऐसा तो इस चैनल पे हो नहीं सकता। लेकिन आजकल है शॉर्ट्स का ज़माना, तो जो लोग यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं या फिर उनको कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मोस्ट डिटेल टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वाला सेक्शन देख सकते हो। और जिनको यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज चाहिए एसी की सर्विस पे, वो आराम से बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम इस वीडियो में किन किन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं जो ड्राई सर्विस की जो भी स्टेप्स होते हैं, जो भी प्रोसेस होती है, वो बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सेकंड, मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे आप यहाँ पे वेट सर्विस कराओ या फिर ड्राई सर्विस, जिससे आपके जो एसी के सर्विस के पैसे हैं वो वसूल हो पाए एंड आपका एसी प्रॉपर कूलिंग करे जैसी करनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करते हुए। थर्ड, इस वीडियो को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखने के लिए यहाँ पे मैंने हायर ब्रांड की जो सर्विस है उसको चूज़ की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। एंड यहाँ पे जो हायर है वो एयर कंडीशनर के मामले में एक बजट ब्रांड है, बट मोर ओवर लेस आप किसी भी ब्रांड से सर्विस करवा लो, आपको जो स्टेप्स होते हैं किसी भी सर्विस में वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आप किसी भी ब्रांड से कराओ या थर्ड पार्टी कराओ या फिर लोकल टेक्नीशियन से कराओ। बस जो यहाँ पे प्रोसेस होती है उसमें कई ब्रांड्स के जो टेक्नीशियंस होते हैं वो एक आध स्टेप ऐड कर देते हैं या फिर एक आध स्टेप स्किप कर देते हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले डिटेल रिसर्च पे बिलीव करता हूँ। बाकी यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने यहाँ पे पैनासोनिक, सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड के एयर कंडीशनर की सर्विस चूज़ क्यों नहीं की? तो यही हमारा फोर्थ पॉइंट है कि मैंने यहाँ पे बजट ब्रांड इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो बजट वर्ड है जैसे हम सुनते हैं हमको लगता है कि यहाँ पे इन ब्रांड की जो सर्विस होगी वहाँ पे कुछ कमी देखने के लिए मिलेगी। यही कमियाँ देखने के लिए, इसको प्रॉपरली एक्सपीरियंस करके प्रॉपर रिव्यू देने के लिए मैंने यहाँ पे बजट ब्रांड को चूज़ किया। बाकी मैं आपको लास्ट में अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मेरा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा हायर की सर्विस से। बाकी फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि क्या आपको रियली में ड्राई सर्विस करवानी चाहिए, क्या आपको इसमें पैसे खर्च करने चाहिए, या फिर जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है वो आप खुद भी कर सकते हो। सिक्स्थ, जो कि एक क्वेश्चन है कि अगर हम एसी की सर्विस करा रहे हैं तो क्या हमें जो अपना ब्रांड है उसी की सर्विस करानी चाहिए या फिर हम जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है या फिर जो लोकल टेक्नीशियंस होते हैं उनसे सर्विस कराना चाहिए, एंड कराना चाहिए तो मैं कौन सी थर्ड पार्टी सर्विस को रिकमेंड करता हूँ। नाउ इन सब के बाद सेवेंथ पॉइंट की बात करें जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज़ स्किप मत करना, एंड वो ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि जो मैंने प्रोफेशनल वे में एंड अनबायस्ड वे में आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट की हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। नाउ अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस की बात करते हैं। मोस्टली जो ब्रांड के टेक्नीशियंस आते हैं वो अपने साथ कोई भी लैडर या फिर कोई सीढ़ी नहीं लाते जिससे वो आपकी जो स्प्लिट एसी है उसकी हाइट तक पहुँच सके। ये आपको पहले से अरेंज करके रखना है, एंड आपको साथ ही में एक जो क्लॉथ होता है कॉटन क्लॉथ उसको भी आप अरेंज करके रख लो, एंड ये वैसे ऑप्शनल है। बाकी एसी की सर्विसिंग के लिए यहाँ पे दो लोग आते हैं, एक अपना टेक्नीशियन एंड उनके साथ एक हेल्पर जो उनको पूरी प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो आपके एसी का फ्रंट पैनल ओपन करेंगे, यहाँ पे जो अपने डस्ट फिल्टर है उसको निकालेंगे। देन उसके बाद जो हमें फ्लैप देखने के लिए मिलता है जिसको वर्टिकल स्विंग कहते हैं उसको निकालेंगे, एंड उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल स्विंग देखने के लिए हमें मिलता है उसको भी यहाँ पे वो डिटैच कर लेंगे या फिर बोलो डीअसेंबल कर लेंगे। एंड अब यहाँ पे ये इन सब चीज़ों को नीचे क्लीन करेंगे, एंड इनको क्लीन करने के लिए जो 2 इंच का पेंट ब्रश होता है, टूथ ब्रश होता है एंड जो क्लॉथ होता है, इन सब की मदद से इसको क्लीन करेंगे। एंड स्विंग को भी ये 1 बाय 1 अच्छे से साफ़ करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल स्विंग होता है उसको प्रॉपरली साफ़ करेंगे। ना अब वापस एंड बात करें इंडोर यूनिट की, तो इंडोर यूनिट अब ये करेंगे इसको ओपन, इसकी जो आउटर बॉडी होती है इसको ये ओपन करेंगे, एंड ओपन करने से पहले जो भी चीज़ें लगी रहती है हमारे फ्रंट पैनल में इसको पहले डिटैच करेंगे, लाइक जो डिस्प्ले वगैरह होती है उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिटैच करेंगे, एंड फिर यहाँ पे जो फ्रंट पैनल है उसको ओपन कर लेंगे, और ये जो फ्रंट पैनल है इसको भी ये ड्राई क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वही जो ब्रश एंड क्लॉथ है उसकी मदद से इसको भी ड्राई क्लीन करेंगे। नाउ अब बारी आती है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को क्लीन करने की, जो होता है इवेपोरेटर एंड ब्लोअर। और जैसा कि आप यहाँ पे बिफोर शॉट में देख सकते हो कि जो मेरा इवेपोरेटर है एसी का वो कोई इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, एंड ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं है बिकॉज ऑफ सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन जो हमें हायर के एसीज में देखने के लिए मिलता है। एंड इस एसी में जो सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन है
वो LG या सैमसंग के AC के जैसे सिर्फ ड्राई क्लीनिंग वाला फंक्शन नहीं है, जिसमें AC के बंद होते टाइम ब्लोअर की स्पीड को फुल कर दिया जाता है एंड इसको एक नया फीचर का नाम दे दिया जाता है, जिससे जो उनके रिव्यूअर्स होते हैं वो उनके रिव्यू में एक और अच्छा टर्म मिल जाए उनको अच्छा बोलने के लिए। बाकी यहाँ पे जो हायर के AC में सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन मिलता है वो कोई गिमिक फंक्शन नहीं है, ये प्रॉपर एक वेट क्लीनिंग फंक्शन है, जिस पे अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी वीडियो की, उस पर क्लिक करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड वैसे जो इस फीचर का जो प्रॉपर टेस्टिंग वीडियो है वो आपको नेक्स्ट मंथ तक देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो जो इवेपोरेटर के फिन्स हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे ब्रश का। एंड फिन्स को क्लीन करने के लिए जनरली 3 टाइप के जो ब्रशेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं टेक्नीशियंस। फर्स्ट जो होता है वो होता है नॉर्मल जो टूथ ब्रश होता है वो, सेकंड होता है यहाँ पे पेंट ब्रश, थर्ड होता है यहाँ पे प्लास्टिक के ब्रिसल्स वाला ब्रश। एंड यहाँ पे जो थर्ड टाइप का ब्रश होता है वो आपको बहुत कम टेक्नीशियंस के पास में मिलेगा, बट मेरे हिसाब से जो प्लास्टिक ब्रिसल्स वाला ब्रश होता है वो सबसे बेस्ट होता है फर्स्ट पास क्लीनिंग के लिए, क्योंकि उसके जो प्लास्टिक ब्रिसल्स होते हैं वो ईजिली यहाँ पे मुड़ते नहीं हैं, उससे थोड़ा अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। अगर आपका AC ज़्यादा गंदा है तो उससे थोड़ी अंदर तक अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। बाकी यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे जो टेक्नीशियंस है वो यहाँ पे पेंट ब्रश का यूज़ करके एंड उसके नीचे जो कपड़ा है उसको लगा के काफ़ी अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, जिससे जो धूल है वो पूरे घर में ना उड़े। एंड इसी तरीके से उन्हें अच्छे से पूरा इवेपोरेटर जो है उसको क्लीन किया एंड जो भी इसमें डस्ट था उसको मतलब वहाँ से हटा दिया। नाउ अब यहाँ पे इवेपोरेटर के बाद यहाँ पे बारी आती है ब्लोअर की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे ब्लोअर को क्लीन करने के लिए यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे स्विंग्स होती हैं वहाँ से पेंट ब्रश की मदद से क्लीन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक वीडियो में देखा कि उनने पूरा ब्लोअर बाहर निकाल दिया था, उसके बाद प्रॉपरली पानी से क्लीन किया था। इस टाइप के जो क्लीनिंग होती है ना वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। एंड पर्सनली मैंने ऐसा कोई भी टेक्नीशियन को करते हुए हमारे AC के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया। और वैसे यहाँ पे अगर हम अपने AC की सर्विस की बात करें तो यहाँ पे ब्लोअर को साफ़ करने के लिए इनने सेम जो पेंट ब्रश था उसी का यूज़ किया एंड उसके जो ग्रूव्स थे उसमें से जो डस्ट था उसको निकाला सेम ब्रश को यूज़ करते हुए। एंड यहाँ पे इस ब्रश की मदद से यहाँ पे कितना ज़्यादा क्लीन हुआ ये तो हम बिफोर एंड आफ्टर में देखेंगे। नाउ यहाँ पे अब बारी आती है हमारे इलेक्ट्रिक सेक्शन की, जहाँ पे हमारी PCB, फैन मोटर एंड स्विंग मोटर लगी रहती है। तो इन सब को भी साफ़ करने के लिए यहाँ पे जो नॉर्मल पेंट ब्रश था उसी की मदद से यहाँ पे क्लीन किया गया, यहाँ पे जो भी डस्ट था उसको हटाया गया एंड नॉर्मली जो कॉटन क्लॉथ था वहाँ से इस पर वाइप कर दिया गया। एंड इसके बाद जो भी आउटर बॉडी थी उसको भी सिंपली कॉटन क्लॉथ था उसकी मदद से पूरा क्लीन कर दिया गया। एंड इसके बाद आती है यहाँ पे असेंबली की बारी। तो असेंबली करते समय इनने जो भी पार्ट्स नीचे उतारे थे उनको एक बार लास्ट वाइप दे के यहाँ पे वापस इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल करने के बाद अगेन एक लास्ट में जो एक वाइप दे दिया उनने क्लॉथ की मदद से। एंड ये हो गया हमारा जो भी AC की ड्राई सर्विस इंडोर यूनिट की वो कंप्लीट। और यहाँ पे जो इंडोर यूनिट की जो क्लीनिंग है वहाँ पे मुझे एक स्टेप मिसिंग लगा, जिसके बारे में यहाँ पे मैं जो रिव्यू वाला सेक्शन है उसमें बताता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आउटडोर की, तो आउटडोर को क्लीन करने के लिए जो सर्विस होती है वो आपकी डिपेंड करती है कि आपका जो आउटडोर है वो कितने ईजिली रीचेबल है, यानी कि वहाँ पे स्पेस है कि साफ़ करने के लिए। जैसे कई लोग यहाँ पे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पे टंगा रहता है तो वहाँ पे इतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाए। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली टेरेस पर रखा होता, नॉर्मली ईजिली एसेसिबल था। सो यहाँ पे हमारे आउटडोर यूनिट की क्लीनिंग में सबसे पहले जो कंडेंसर होता है उसकी फिन्स इनने साफ़ की, जो हमारा नॉर्मल पेंट ब्रश था उसको यूज़ करते हुए सबसे पहले बैक साइड की, देन अपने साइड में जो लेफ्ट साइड में होता है थोड़ी सी जगह वहाँ से इनने इसको क्लीन किया। एंड उसके बाद यहाँ पे जो फ़ैन होता है उसके सामने जो मैश होती है प्लास्टिक की उसको इनने क्लीन किया विद द हेल्प ऑफ सेम पेंट ब्रश। और इसके बाद एट लास्ट यहाँ पे जो बॉडी होती है आउटर यूनिट की उसको उनने साफ़ कर दिया एक कॉटन क्लॉथ की मदद से, और ये क्लीनिंग हो गई आउटडोर यूनिट की। एंड यहाँ पे मुझे एक स्टेप मिसिंग लगा, उसको मैं रिव्यू वाले पार्ट में बताऊँगा। नाउ इन सब के बाद हायर की जो सर्विस थी वो कंप्लीट हो गई क्लीनिंग सेक्शन में। नाउ अब बारी आती है यहाँ पे टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग हमारी जो आउटडोर यूनिट होती है वहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे रिफ्रिजरेंट प्रेशर, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमारे AC की जो कूलिंग होती है उसको बिल्कुल डायरेक्टली इफेक्ट करती है। एंड यहाँ पे रिफ्रिजरेंट का जो प्रॉपर प्रेशर होता है वो डिसाइड करता है कि आपके रूम में कूलिंग है वो कितने जल्दी होगी, कितना फास्ट होगी, कितनी इफेक्टिव होगी। सो यहाँ पे प्रेशर को मेज़र करने के लिए सबसे पहले जो हमारा सक्शन पाइप होता है, सक्शन पाइप यानी कि जो मोटा वाला पाइप होता है एंड एक छोटा वाला पाइप होता है, तो यहाँ पे मोटे वाले पाइप को सक्शन पाइप कहते हैं। यहाँ पे जो अपना गेज मीटर है यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे प्रेशर मेज़र करेंगे। एंड इसके बाद ये आपको बोलेंगे कि आप जाओ नीचे, मतलब मेरे केस में नीचे, आप अपने AC को टर्न ऑन करो एंड जो भी इसकी मैक्सिमम सेटिंग है, मैक्सिमम सेटिंग होती है यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस
वहाँ कर दो, एंड जो स्पीड है उसको भी आप फुल कर दो। एंड ये सब करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है सेकंड लेवल की प्रेशर चेक करने की। नाउ अब सबसे पहले जैसे अगर नॉर्मल एसी है तो उसका कंप्रेसर तो जल्दी से चालू हो जाता है, लेकिन जो इन्वर्टर कंप्रेसर है उसका कंप्रेसर धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, यानी कि धीरे धीरे लोड इंक्रीज करता है। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा जब तक जो एसी का कंप्रेसर है वो अपने फुल लोड पे ना चलने लगे। एंड जब वो फुल लोड पे चलने लगेगा तो यहाँ पे अगेन प्रेशर हम चेक करेंगे, एंड इस टाइम पे भी हम वही सेम जो अपना सक्शन पाइप होता है उसके यहीं पे चेक करेंगे, एंड इस प्रेशर को यहाँ पे बोलते हैं हम सक्शन प्रेशर। बाकी यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो अपने डिफरेंट एसी में डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन सा रिफ्रिजरेंट यूज़ हुआ है आपके एसी में, लाइक R32, R22 या फिर R410A। एंड सेकंड चीज़ पे डिपेंड करता है वो होता है टेम्परेचर आपका, एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर एंड सेकंड कंप्रेसर का टेम्परेचर। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे गूगल कर सकते हो कि आपके जो रेफ्रिजरेंट है आपके एसी में उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। एक तो स्टैंडिंग प्रेशर होता है एंड दूसरा होता है सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर तब हम मेज़र करते हैं जब एसी चालू हो, एंड स्टैंडिंग प्रेशर तब मेज़र होता है जब आपका एसी बंद हो। ये दोनों प्रेशर की वैल्यू आप अपने गूगल से देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अब मैं R32 की बात करूँ तो यहाँ पे R32 का जो प्रेशर होना चाहिए स्टैंडिंग प्रेशर, यानी कि जो हमने पहले चेक किया था वो होना चाहिए अराउंड 260 PSI के अराउंड, और यहाँ पे जो अपना सक्शन प्रेशर है वो होना चाहिए 130 PSI के अराउंड। एंड ये जो दोनों प्रेशर आपको बताया मैंने, स्टैंडिंग एंड सक्शन प्रेशर, वो 10-15 ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ आप देख लेना, अपने टेक्नीशियन से ही पूछ लेना भाई प्रॉपर है कि नहीं है, एक बार उनसे पूछ लो, एंड एक बार आप भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लो। बाकी अगर यहाँ पे गैस कम हुई तो यहाँ पे गैस चार्जिंग होगी, एंड यहाँ पे जो गैस चार्जिंग के जो अलग से पैसे लेंगे ये सर्विस में ज़्यादातर इंक्लूड नहीं होता है। अगर आपका यहाँ पर अगर एसी वारंटी में नहीं है तो, अगर वारंटी में है जैसे कि मेरा जो एयर कंडीशनर है उस पर 5 ईयर्स की वारंटी है, गैस चार्जिंग एंड PCB एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उन सब पे 5 ईयर की वारंटी है, तो जो भी अगर होगा तो वो उसमें कवर रहेगा। बाकी यहाँ पे आपके में क्या केस है ये डेफिनेटली आगे की प्रोसेस है, ये उसमें इंक्लूड नहीं होता है। और बाकी यहाँ पे प्रेशर चेक करने के बाद आती है नेक्स्ट चीज़ की बारी, जो कि होता है वोल्टेज टेस्ट करना एंड एम्पियर टेस्ट करना। तो यहाँ पे इनको टेस्ट करने के लिए आपके आउटडोर यूनिट में जो साइड में इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है उसको सबसे पहले ये ओपन करेंगे, एंड यहाँ पे जो क्लैम्प मीटर होता है उसकी मदद से सबसे पहले यहाँ पे जो वोल्टेज होता है उसको टेस्ट करेंगे, देन यहाँ पे जो एम्पियर उसको टेस्ट करेंगे। एंड एम्पियर जो होंगे टेस्ट वो अपने फुल लोड में टेस्ट होंगे, यानी कि जब आपका जो कंप्रेसर है वो फुल लोड में चल रहा हो, एंड जो यहाँ पे एम्पियर शो होंगे अपने क्लैम्प मीटर में उसको ये टैली करेंगे जो अपने मशीन पे एम्पियर लिखे हुए हैं उससे। एंड ये जो एम्पियर है वो थोड़ा आधा एक ऊपर नीचे हो सकता है, डेफिनेटली ये थोड़े अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे फुल लोड पे एम्पियर टेस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होता है एंड चेक करना होता है कि जो अपने एम्पियर्स हैं उनको कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कम कर रहा है इन द सेंस जो आपका एयर कंडीशनर, अगर इन्वर्टर एयर कंडीशनर है तो जैसे ही रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो एम्पियर है वो कम कर देगा। और वैसे अगर आप समर में से टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो तो 16 एम्पियर आपने जो पहले सेट किया था वहाँ तक तो ये कभी नहीं जाएगा, आपको यहाँ पे मैनुअली जो टेम्परेचर उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि मैनुअली आपको जो रिमोट से अपना जो एम्बिएंट टेम्परेचर उसको आप कर लेना एंड चेक कर लेना कि हाँ एम्पियर डाउन हो रहा है, यानी कि आपका जो कम हो रही है यहाँ पे पावर ना। अब यहाँ पे जो टेस्टिंग थी आउटडोर यूनिट की वो भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो अपना इलेक्ट्रिक बॉक्स था उसका पैनल ये क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे हम अपने रूम में आ जाएंगे। एंड अब यहाँ पे अब चाहो तो सारे जो अपने फंक्शन है इसी के एक बार उसको चेक कर लो, जो अपनी स्विंग मोटर है वो वगैरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड यहाँ पे जो अपनी ड्राई सर्विस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो थोड़ा पेपर वर्क होगा वो आप कर लेना। एंड यहाँ पे आपके जो घर का फेस डिटेक्शन है वो करेंगे, एक छोटी सी डिवाइस आती है उनके पास, उनको प्लग में इंसर्ट करके वो आपके घर का फेस डिटेक्शन करेंगे एंड यहाँ पे आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है ना। अब यहाँ पे बारी आती है मेरे रिव्यू की या फिर बोलो मेरे एक्सपीरियंस की हायर के एसी की ड्राई सर्विस के रिगार्डिंग, जो कि हर बार की तरह अनबायस्ड एंड एक्सट्रीम होगा। एंड यहाँ पे मैं डेफिनेटली नीट पिकिंग करूँगा क्योंकि यहाँ पे हम रिव्यू करने बैठे हैं। एंड स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले थोड़ा कौन से या फिर बोलो थोड़ी कमियों से, क्योंकि अच्छाइयाँ तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पे हर जगह सुनते रहते हो। मैं यहाँ पे अपने चैनल में थोड़ा डिटेल में जाके कौन्स की बात पहले करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा हायर का एयर कंडीशनर है वो यहाँ पे अंडर वारंटी था। एंड यहाँ पे जो अपने को 3 सर्विस फ्री देखने के लिए मिलती है, 2 ड्राई सर्विस एंड एक वेट सर्विस, वो तीनों यहाँ पे बची हुई। एंड यहाँ पे मैंने सर्विस बुक करते समय चूज़ किया था वेट सर्विस, लेकिन जब ये टेक्नीशियन मेरे घर पे आए तो यहाँ पे वो अपने साथ कोई भी जो वेट वॉश वाले इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर बोलो जो जेट वॉश वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक जो प्रेशर पंप होता है जो कि जेट वॉश करते हैं जब अपना
इंडोर यूनिट का एवेपोरेटर एंड जो कंडेंसर तब यूज़ होता है वो अपने साथ में नहीं लाए थे। जबकि यहाँ पे जो इनकी जॉब शीट थी उस पर क्लियरली मेंशन था कि यहाँ पे आपकी वेट सर्विस बुक। एंड यहाँ पे अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल बंदा होता जिसका फर्स्ट टाइम होता सर्विस का, तो उसको तो पता भी नहीं चलता अगर उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो। एंड यहाँ पे गलती किसकी थी, यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप था उनके सर्विस सेंटर के बीच में, क्या था ये सब तो हमें नेक्स्ट सर्विस में ही पता चलेगा। और वैसे अगर हम सिर्फ ड्राई सर्विस की बात करें तो ड्राई सर्विस में यूज़ होने वाला जो एयर ब्लोअर होता है वो भी इनके पास नहीं था। एयर ब्लोअर कहाँ यूज़ होता है, तो एयर ब्लोअर यहाँ पे यूज़ होता है जो इवेपोरेटर होता है एंड जो कंडेंसर होता है अपने आउटडोर यूनिट में, जो आउटडोर यूनिट को अंदर से जब क्लीन करते हैं तब वहाँ यूज़ होता है। एंड यहाँ पे जो आउटडोर यूनिट होता है उसका जो टॉप पैनल होता है उसको ओपन किया जाता है ड्राई सर्विस में एंड इसको अंदर से भी क्लीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर। एंड अगर ब्लोअर नहीं है तो एटलीस्ट अंदर से भी क्लीन किया जाता है, जिसके वजह से जो अंदर जो डस्ट जमा हो जाता है, ये जो एक आध साल में जो सर्विसिंग हम कराते हैं उसके दौरान जो डस्ट अंदर से जमा होता है उसको क्लीन करने के लिए। अब ये वाला जो स्टेप है वो हायर के सर्विस में इंक्लूड नहीं है या फिर इन्होंने नहीं किया, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने कभी हायर से सर्विस करवाई हो तो। बाकी इस पे जो डिटेल जो पता चलेगी वो मुझे नेक्स्ट सर्विस से पता चलेगी। और वैसे यहाँ पे इस सर्विस के दौरान यहाँ पे मैंने इनको टोका नहीं, क्योंकि मुझे रिव्यू करनी थी सर्विस, जैसे एक नॉर्मल बंदे की जिसको अच्छे से पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है उसके यहाँ पे की जाती है। और वैसे एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो प्रोसेस थी जो इन्हें स्किप की या फिर बोलो जो हायर के में शायद वो करते ही ना हो, जो भी केस रहा हो, यहाँ पे ये सिर्फ अकेले ब्रांड नहीं है, आप कुछ अदर सर्विस से भी सर्विस करवाओगे। जब मैं डिटेल रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले तो मुझे ऐसे कई सारे केसेस देखने के लिए मिले। बाकी जो सर्विस होती है किसी भी ब्रांड की वो एरिया टू एरिया डिफ़र करती एंड टेक्नीशियन टू टेक्नीशियन डिफ़र करती है। सो आपका जो भी अगर आपने कभी सर्विस करवाई हो, आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो, डेफिनेटली आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे दूसरे लोगों की मदद हो सके। मैं उसको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बाकी इन सब के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सर्विस को बुक करने के लिए आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ता है इस नंबर पे। एंड इसके बाद आपको डेफिनेटली जो अदर ब्रांड्स होते हैं उसमें IVR में फालतू में एक दबाओ दो दबाओ ये सब करना पड़ता है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिंपली आपको लैंग्वेज यूज़ करनी एंड सीधा आपका जो कॉल वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अदर ब्रांड्स में डेफिनेटली 1 2 3 4 दबाना पड़ता है, जाने क्या टाइम पास करना पड़ता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे जो हायर की सर्विस करने के लिए जो टेक्नीशियंस आते हैं उनको बिहेवियर में रेट करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करूँ, यहाँ पे सर्विस की बात करूँ तो बिहेवियर वाइज कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी पोलाइट थे। ऐसा नहीं होते, कई के लोग नहीं होते कि जल्दी जल्दी करो एंड निकल लो, इस टाइप का कुछ नहीं था। उनने जो भी प्रोसेस की उसमें अच्छे से टाइम दे एंड प्रॉपरली किया। और वैसे ये जो टेक्नीशियंस थे वो अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं विद ID कार्ड, जिससे ये श्योरिटी रहती है कि जो टेक्नीशियंस आपके घर में आए वो डेफिनेटली कंपनी के खुद के टेक्नीशियंस ही हैं। जो कि आपको कुछ ब्रांड्स होते हैं, इससे बड़े ब्रांड्स भी होते हैं, उनके टेक्नीशियंस ID कार्ड वगैरह उसके बिना ही आ जाते हैं ना। अब यहाँ से भी अगर हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पे फ़ीस की, यानी कि अगर आप सर्विस कराते हो, यानी कि आउट ऑफ वारंटी सर्विस कराते हो तो आपको कितना चार्ज करेगा हायर के AC सर्विस में। तो यहाँ पर अगर आप ड्राई सर्विस कराते हो तो ये आपको चार्ज करेगा 350 रुपीज़। एंड अगर आप यहाँ पे वेट सर्विस कराते हो तो यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे 600 रुपीज़। एंड इन दोनों ही केस में आपको 18% जो GST वो अलग से इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे जो टोटल है वो बन जाता है ड्राई सर्विस के लिए 413 रुपीज़ एंड वेट सर्विस के लिए 708 रुपीज़। बाकी यहाँ पे अगर आप आफ्टर वारंटी सर्विस करा रहे हो तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अर्बन कंपनी से सर्विस करा सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्बन कंपनी ने बिल्कुल भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं की है एंड ये चीज़ का पता आप सब्सक्राइबर काउंट देख के भी लगा सकते हो। और वैसे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो अपन अर्बन कंपनी को मेल करेंगे एंड कुछ डिस्काउंट कोड वगैरह में हमको मिल जाए तो हमारे व्यूअर्स का फ़ायदा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं यहाँ पे अर्बन क्लैप को क्यों आपको रिकमेंड किया, तो उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि यहाँ पे आपको 90 डेज तक वारंटी मिलती है। यानी कि आपने सर्विस कराई एंड उसके बाद 90 डेज़ में अगर कुछ ख़राब होता है तो अगेन आप जब अर्बन क्लैप को बुलाओगे तो यहाँ पे जो विजिट होगी वो फ्री होगी, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात है। और बाकी मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जो कई ब्रांड होते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन में होता है कि अगर आप अंडर वारंटी किसी थर्ड पार्टी सर्विस या फिर लोकल टेक्नीशियन से सर्विस कराते हो एंड आपका AC उसके बाद ख़राब होता है तो यहाँ पे आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी। बट एज अ प्रैक्टिकल सोचें तो यार अगर आप किसी थर्ड पार्टी टेक्नीशियन से करा भी लेते हो तो उनको कैसे पता चलेगा जब तक आप नहीं बताओगे कि मैंने हाँ सर्विस कराई थी इसकी। नाउ अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या आपको ड्राई सर्विस करवानी चाहिए या फिर जो ड्राई सर्विस में जो प्रोसेस है वो आप खुद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो यार कोई ज़रूरत नहीं ड्राई सर्विस कराने की। वेट सर्विस अगर आपको करवानी तो आप करवा लो। वेट सर्विस में रिजल्ट आपको अच्छे देखने के लिए मिलते हैं,
क्योंकि जो भी यहाँ पे ड्राई सर्विस में क्लीनिंग प्रोसेस होती है वो आप खुद भी कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसे डिटेल एक गाइड बनाऊंगी कैसे आपको क्लीन करना है, जहाँ मैं इससे भी थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा आपको कि कैसे आप क्लीन कर सकते हो, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मैंने चैनल क्विट नहीं किया मार्च के बाद तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप क्या नहीं कर सकते जो आपको इस ड्राई सर्विस में एक्स्ट्रा देखने के लिए मिला है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो फ्रंट पैनल की जो बॉडी उसको ओपन नहीं कर सकते। एंड ये बॉडी ओपन ना ही करो आप तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके में काफ़ी सारे छोटे छोटे लॉक्स होते हैं। अगर आपके ओपन करते समय वो टूट गए तो डेफिनेटली फिटिंग के टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है। और इसको ओपन करने की डेफिनेटली मुझे लगता भी नहीं कोई ऐसी ज़रूरत है ड्राई क्लीनिंग में। आप जो भी है आप ऊपर से ही कर सकते हो। और वैसे हम सेकंड चीज़ की बात करें जो कि टेस्टिंग, जिसके लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए। एंड अगर आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है एंड आपको नहीं आता है तो वो आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास क्लैंप मीटर है या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस है जिससे आप पावर कंजप्शन अपने एसी का मेज़र कर सकते हो, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या मेरा एयर कंडीशन में गैस सही है कि नहीं। उस पर डेफिनेटली अगर आप बोलोगे तो वीडियो आ जाएगी। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़े एंड बात करें बिफोर एंड आफ्टर की, यानी कि कितना फ़र्क आया, कितना अपना एसी क्लीन हुआ बिफोर एंड आफ्टर अपनी ड्राई सर्विस के बाद। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। और वैसे यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बोनस पॉइंट, तो सबसे पहला कि आपको जो ड्राई सर्विस में जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो आपके रिजल्ट कभी भी जो अपने वेट सर्विस है उससे मैच नहीं कर सकते। यानी कि जो जेट स्प्रे से जो अपनी क्लीनिंग होती है उसके रिजल्ट कभी भी ड्राई सर्विस से मैच नहीं कर सकते। उसमें आपको हमेशा सुपीरियर देखने के लिए मिलेगा क्लीनिंग। एंड आपको करवानी है तो आप सिर्फ और सिर्फ वेट सर्विस कराओ, जेट सर्विस कराओ, ड्राई सर्विस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे खुद से ड्राई सर्विस करना चाहो तो आपको कितने कितने इंटरवल में करनी चाहिए ड्राई सर्विस। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, डेफिनेटली कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे अगर आपके किचन में एयर कंडीशनर लगा है तो डेफिनेटली आपको एक हफ्ते बाद ही एयर कंडीशन में धूल वगैरह आने लगेगी। बाकी अगर आपके रूम वगैरह में लगी है तो जनरली इतनी जल्दी कोई डस्ट वगैरह आता नहीं है। लेकिन जब भी आप फिल्टर साफ करते हो तो नॉर्मली जो ब्रश होता है आपका जो अपना डाइंग वाला होता है ना, वो टूथब्रश लेके खड़े मत हो जाना 2 रुपये में सर्विस करने के लिए। जो यहाँ पे डाई वाला ब्रश होता है सबसे अच्छी चॉइस होती है, उससे आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हो फिन्स को, ऐसा मतलब एक वाइप दे सकते हो जिससे अगर कोई डस्ट इकट्ठा हो भी जा रहा है आपके 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ पे 1 महीने में जो डस्ट फिल्टर होता है जनरली लोग उसको साफ करते हैं, तो तब आप उस पर भी थोड़ा साफ कर देना एंड थोड़ा ब्लोअर पे भी मार देना, तो आपका जो डस्ट एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा नहीं होगी एंड आपका एसी एक बेटर कूलिंग देता रहेगा। बाकी एट लास्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी बेस्ट रिकमेंडेड एसी की जो ब्लॉग है उसकी लिस्ट मिलेगी, जहाँ पे मैंने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के साथ एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है हर एक एयर कंडीशनर का जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ। तो आप चाहो तो वहाँ से कोई एयर कंडीशनर चूज़ कर सकते हो अगर आप बाय करने वाले हो। और वैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछना, इस फॉर्मेट में पूछोगे तभी आंसर मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।